हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आइए 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये मैच लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में कुछ ह्यूमन के फाइलोजेनेटिक एंसेस्टर्स के जो है टाइप दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में सॉरी, और लिस्ट 1 में उसको मैच कराना है। तो ए दिया हुआ है आपका द प्राइमेट्स विच वेयर मोर एप लाइक। तो ये ड्रायोपिथिकस टाइप्स जो है मोर एप लाइक थे। बी दिया है प्रोबेबली लाइव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। तो जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में वो रहते थे। तो ये 4 से मैच करेगा। अब सी दिया है द प्राइमेट्स विच वेयर मोर मैन लाइक। जो मोर मैन लाइक थे वो रामापिथिकस थे। ये तीसरा है। देन डी दिया हुआ है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड। तो जो होमिनिड थे वो पहले जो होमिनिड थे वो होमो हेबिलस थे। तो ये पांचवा से मैच आपका हो गया। ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पांचवा। तो इस हिसाब से ये मैच करता है। ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पांचवा। हमारा सी ऑप्शन ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दिया है वाटर हाइसिंथ कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली थ्रू। तो इसका जो है वाटर हाइसिंथ का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस मोड के थ्रू होता है वो बताना है। तो जो उसका माध्यम बनता है वो ऑफसेट होता है। ऑफसेट्स के थ्रू जो है ये वेजिटेटिवली ये प्रोपगेट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें मैच लिस्ट 1 को 2 से मैच कराना है। यहाँ जैसे गोबर गैस दिया है। गोबर गैस ये मोस्टली ये मीथेन का होता है बना। तो ये दूसरा होगा। और एस्परजिलस नाइगर ये प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड। तो ये हमारा पहला होगा। देन सैक्रोमाइसिस सर्विसेई, थोड़ा स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई ईस्ट का नाम है। तो ये प्रोड्यूस करता है आपका ये आ, ये इथेनॉल। ये चौथा। देन डी दिया हुआ है पेंसिलिन नोटेटम। ये एंटीबायोटिक्स ये प्रोड्यूस करता है। तो ये तीसरा। ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ये हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें दिया है नाउ ए डेज बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायो फर्टिलाइजर्स इवन बिलो। तो हमें इसमें जो है बायो फर्टिलाइजर्स के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट को जो है चूज करना है। तो ए दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सही है। ये स्टेटमेंट सही है बायो फर्टिलाइजर्स के रिस्पेक्ट में। बी दिया है बायो फर्टिलाइजर्स किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ये बायो फर्टिलाइजर्स का काम नहीं है। सी दिया है बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द आयरन कंटेंट इन द सॉइल। ये आयरन कंटेंट सॉइल में ये इंक्रीज नहीं करते हैं। तो ये भी आपका सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। देन डी दिया हुआ है बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसके लिए ही यूज करते हैं। ये क्रॉप प्रोडक्शन ये जो है यील्ड को ये इंक्रीज करता है। देन ई दिया हुआ है एक्सेस यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कॉजेज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आपका स्टेटमेंट ए और डी करेक्ट है। तो यहाँ से दिया हुआ है ऑप्शन डी आपका सही है। दिया हुआ ए और डी आपका आंसर करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
30 फिर मैच लिस्ट दिया हुआ है। डीएनए लाइगेज ये आपका मैच करता है 2 से, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस से ये मैच करता है। बी दिया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये सिंथेसाइज करता है एचएनआरएनए, तो ये आपका चौथा से मैच करेगा। देन दिया है आरएनए पॉलीमरेज 3, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये मैच करता है आपका एसएनआरएनए से, क्योंकि ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोड्यूस करता है, तो हमारा ये यहाँ पे 1 होगा। देन दिया है आरएनए पॉलीमरेज 1, ये जो है ये सिंथेसाइज करता है 20S आरएनए, तो ये तीसरा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, तो हमारा ऑप्शन जो है बी यहाँ से ये सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ex-situ कंजर्वेशन, इसमें से कौन सा ex-situ कंजर्वेशन का जो है एग्जाम्पल नहीं है या कौन सा मेथड नहीं है। ए जूलॉजिकल पार्क, ये ex-situ कंजर्वेशन का ये मेथड है, ये आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। देन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये जो है ये ex-situ कंजर्वेशन, ये भी एक ex-situ कंजर्वेशन का तरीका है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है इन सीटू कंजर्वेशन का ये तरीका है, ये मेथड है, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये इन सीटू मेथड है। जबकि इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ex-situ, बाकी जो है सारे ex-situ है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी क्या है ex-situ भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। Which of the following does not show symbiotic association, इसमें से कौन सा जो है symbiotic association में नहीं पाए जाते हैं। जैसे फंजाई पाए जाते हैं, आपके एल्गी पाए जाते हैं, माइक्रोराइजा पाए जाते हैं, लेकिन जो है प्रोटोजोन्स ये symbiotic association में नहीं होते, ये जबकि पैरासिटिक हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट आर कॉल्ड, जो मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं उनको जो है जू स्पोर्स कहते हैं। ये मोटाइल इन नेचर होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है यूनिट कहलाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर द डीकम्पोजिशन, इसमें से कौन सा जो है सबसे ज्यादा टाइम लेगा डीकम्पोजिशन में। ऑप्शन दिया है आपका जूट, कॉटन, पेपर और बोन्स, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है बोन का वो मैक्सिमम होता है बाकी 3 की तुलना में, इसलिए इनको डीकम्पोजिशन होने में इनका ज्यादा टाइम लगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। फॉलोइंग are the steps involved in the Hershey's and Chase experiment to prove DNA as the genetic material, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके स्टेप्स को, एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को जो है आपको अरेंज करना है। तो यहाँ 5 स्टेप्स दिए हैं। पहला क्या है ब्लेंडिंग ऑफ सेल, बी है सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द सेल वाज परफॉर्म, सी है ग्रोइंग सम बैक्टीरियोफाज ऑन medium containing radioactive phosphorus and other on the radioactive sulfur, D है cells were infected with viruses, then observation and establish the inference, तो इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा होगा सी क्या दिया हुआ है growing some bacteriophage on medium containing radioactive phosphorus and other on the radioactive sulfur। देन हमारा जो है अगला स्टेप जो होगा वो होगा डी, सेल्स वेयर इन्फेक्टेड विद द वायरस। देन हमारा अगला स्टेप होगा ए, ब्लेंडिंग द सेल्स। ए के बाद जो है अगला स्टेप हमारा बी होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द सेल्स वाज परफॉर्म्ड। देन लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन एंड एस्टैब्लिश द इन्फरेंस। तो ये जो है ऑर्डर है CDABE, तो हमारा ऑप्शन डी ये सही है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द प्रोटोप्लास्ट इज यूज्ड इन द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इट इज कॉल्ड। जो प्रोटोप्लास्ट है उसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल होता है। तो मतलब एक सेल है जिसका जो है सेल वॉल आपने हटा दिया तो वो कन्वर्ट हो गया आपके प्रोटोप्लास्ट में। तो आपका ऑप्शन सी ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट which should be followed to avoid sexual transmitted infection। इसमें से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो इसमें से जो 5 दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, इसमें से किसको आप अवॉइड करेंगे? तो ए दिया हुआ है आपका ए दिया कौन सा इसमें से करेक्ट है? ए दिया है अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स मल्टीपल पार्टनर्स। तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है इस रिगार्डिंग में। तो आप ये करना चाहिए। देन बी दिया है ऑलवेज यूज मेडिकेटेड आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ड्यूरिंग सीटस। तो ये जो है इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, तो ये नहीं होगा। देन सी है इन केस ऑफ डाउट ऑलवेज कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड इन्फेक्शन। मतलब इस तरीके का जो किसी केस में अगर किसी को डाउट होता है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है तो उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट इस रिगार्डिंग सही है। डी है एडॉप्ट नेचुरल मेथड फॉर कंट्रासेप्शन ड्यूरिंग सीटस। तो ये भी सही नहीं है। देन है ई यूज ऑफ ओरल पिल्स बिफोर सीटस। तो ये भी इसका यहाँ कोई रोल नहीं। आपका क्या है ए और सी इस रिगार्डिंग करेक्ट है। ऑप्शन ए और सी आपका ऑप्शन बी यहाँ सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 दिया है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसने क्या कहा? 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला पढ़ते हैं। यह एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये इनके प्रिंसिपल के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट सही है। आगे के स्टेटमेंट भी देखते हैं। ऑल फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर अनस्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये पॉसिबल नहीं है और स्टेटमेंट नहीं है। देन सी है एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज नॉट कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये भी सही नहीं है। देन allele frequency in a population are unstable and is not constant from generation to generation। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हमारा जो है हार्डी विनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा 38। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली डिस्क्राइब्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ बताना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। आपका ए में दिया हुआ है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये नहीं है। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये जो है ये इक्वेशन सही है। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी लॉस माइनस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये भी सही नहीं है। देन डी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा, क्योंकि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल
इसमें से कौन सा जो है मेथड है जो नेचुरल नहीं है बर्थ कंट्रोल के लिए? ये दिया है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो ये आपका ये जो है नेचुरल मेथड है, तो ये नहीं होगा। देन सीटस इंटरप्शन या इंटरप्ट्स, ये भी आपका जो है ये भी नेचुरल मेथड है। देन IUDG मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो ये आपका नेचुरल मेथड नहीं है, नॉट ए नेचुरल मेथड, इसने क्वेश्चन किया पूछा है। देन डी है लैक्टेशनल एमनेरिया, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 45 के लिए। तो यहाँ देखिए इसके लिए 41 to 45 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, एक सन है, सन से जो है रेडिएशन जो है अर्थ को मिल रही है, और इस रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज है जो अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है। इसमें से कुछ जो है रेडिएशन वो रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस हो रही है। तो ये जो दिया हुआ है इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है, इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं उसमें कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन है। दिखा इंफ्रारेड रेडिएशन हीट रेडिएटेड बैक टुवर्ड्स द स्पेस, स्पेस की तरफ यहाँ से आ रही हैं सन से, और फिर सरफेस से रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है। लेकिन जो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें गैसेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जितने भी गैस है, मतलब जो एयर है उसका जो मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, वो क्या करें इंफ्रारेड रेज को वो ट्रैप कर ले रही है, उनको एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो यहाँ दिया हुआ एटमॉस्फेरिक हीट, एटमॉस्फेयर हीटेड रेजिंग अर्थ टेम्परेचर, ये ट्रैप करने की वजह से जो है एटमॉस्फेयर जो है ये अर्थ का वो हीट हो जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद कुछ जो है कुछ रेज जो है, कुछ रेडिएशन जो है वो री रेडिएट इन स्पेस हो रही है, मतलब कुछ जो है रेडिएट हो रही स्पेस में, लेकिन कुछ जो है रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रही है वापस से क्लाउड के कारण, वापस से जा रही है स्पेस में, लेकिन अगर यहाँ क्लाउड वगैरह है तो उससे रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रही है। तब इसके आधार पे हमको क्वेश्चन का आंसर करना है 41 to 45। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है द शोन डायग्राम, ये जो डायग्राम दिया हुआ है द शोन डायग्राम या फिगर रिप्रेजेंट्स, ए दिया है बायोमैग्निफिकेशन, बी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सी है ओजोन डिप्लीशन, डी है क्लाइमेटिक चेंज। तो यहाँ जो रेज जो आ रही है उससे रेडिएशन आ रही है वो ट्रैप हो रही है एटमॉस्फेयर में, उससे क्या हो रहा है उससे टेम्परेचर बढ़ जा रहा है एटमॉस्फेयर का, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है ये कारण होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी ये सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 पे दिया इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन कैन नॉट इंटर ट्रोपोस्फियर, इंटर कर रही है तो ये नहीं, कैन इंटर ट्रोपोस्फियर, क्या हो रहा है ये ट्रोपोस्फियर में इंटर कर जा रही है, तभी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, वापस नहीं जा पा रही है। देन सी दिया है गॉट कैप्चर्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी नहीं होगा जो है। डी दिया है compete with UV rays to enter atmosphere, ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय, इसमें से लिखा हुआ है कि जो रिफ्लेक्टेड है रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसको कौन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्लाउड, डस्ट, ऑक्सीजन, ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें से क्या है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जबकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये ट्रैप नहीं करती है इंफ्रारेड रेडिएशन को, जबकि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं, डस्ट भी एब्जॉर्ब करती है, और ग्रीन हाउस गैसेस की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे इंफ्रारेड, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसमें क्या है CO2 है और भी बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन ये सबसे मेन गैस है। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 44 नंबर दिया हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस कॉज। ग्रीन हाउस गैस जो गैसेस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो क्या कॉज करती है। ए दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, बी है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, सी दिया है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और डी दिया है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ये बहुत एस्टेब्लिश फैक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी है, ये जैसे आपको पैडी फील्ड वगैरह से प्रोड्यूस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलती है। नाइट्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 to 50 के लिए। इसके लिए पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के आधार पे हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। पैसेज एक बार हम पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा। There are thousands of varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. Basmati rice is distinct for its unique aroma and flavor, and 27 documented varieties of basmatis are grown in India. There is reference to basmati in ancient text, folklore, and poetry, as it has been grown for centuries. Several attempts have also been made to patent use products and process based on Indian traditional herbal medicine. Example, turmeric, neem. There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. The Indian Parliament has recently cleared a bill that takes such a issue into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative. तो ये एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 46 से लगा के 50 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बायो पेटेंट कंट्रोवर्सी। बायो पेटेंट से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसका जो क्लासिकल जो सबसे पुराना एग्जाम्पल है वो बासमती राइस से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। व्हेन ए मल्टीनेशनल कंपनी यूज बायो रिसोर्स of a century without proper authorization and compensation, then it is called as, मतलब यहाँ इसने पूछा है कि जो बायो रिसोर्सेज हैं उनको विदाउट अथराइजेशन और कंपनसेशन के यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। उसको बायोपायरेसी कहते हैं, ना कि रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स हैकिंग या बायो पेटेंटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस हैज हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया हैज। तो आपको इंडिया बताना है कि कितने वेराइटीज हैं राइस के। तो ये जो है अराउंड 2 लाख है। ऑप्शन आपका ए सही है। दिया क्वेश्चन नंबर 49। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनिंग बायोपायरेसी। बायोपायरेसी को कौन सा स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन कर रहा है। ये दिया हुआ है अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक्सप्लेन करता है बायोपायरेसी को। एंड बी दिया है एडिक्वेट कंपनसेशन इज गिवन टू वन कंट्री फ्रॉम वेयर बायो रिसोर्स इज टेकन। तो ये जो है ये सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, ये इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन सी दिया हुआ है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन। ये सही है, ये एक्सप्लेन करता है बायोपायरेसी। देन डी दिया है इक्वल बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। तो ये बायोपायरेसी को जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है।
तो कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन सा जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट ए और सी। तो यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्योंकि इसमें ए और सी दिया हुआ है, दोनों दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50, द बिल क्लियर्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट to check unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge of bioresources is। तो पार्लियामेंट ने, जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोरिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का जो अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है उसके संबंध में जो बिल पास किया है उसका नाम है इंडियन पेटेंट बिल। तो आपका ऑप्शन बी सही है। इस तरीके से हम लोग ने 30 मई 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है शिफ्ट 2 का, उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन था 26 से लेके 50 तक का हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नए क्वेश्चन पेपर के साथ आएंगे। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस पर कमेंट जरूर करें, और अपना सजेशन दें।